स्वागत है आपका लीगल स्टडी बाय सचिन के डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स में। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स निकल के आ रहा है वो है नोमैडिक ट्राइब ऑफ फॉरेस्ट गुर्जर इन डिस्कशन। तो जो वन गुर्जर की जो खानाबदोश जनजाति है वो चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड की जो हाईकोर्ट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वहाँ के जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट को डांटा है। डांटा क्यों है? क्योंकि एनजीओ के द्वारा एक जनहित याचिका दायर किया गया था। इस जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये पाया कि वहाँ के जो नोमैडिक ट्राइब ऑफ गुर्जर डिस्कशन है, फॉरेस्ट गुर्जर हैं, इनका जो स्थिति है वो बिलो एनिमल एग्जिस्टेंस के नीचे रह रहे हैं। बिलो एनिमल एग्जिस्टेंस के नीचे रह रहे हैं, यानी कि मानव जो है, मानव तो है लेकिन वो जो है जानवर से भी बदतर हाल में रह रहे हैं। इस वजह से इन्होंने राज्य सरकार को दोषी पाया है और इन्हें डांटा है। साथ ही साथ उन्होंने उन्हें आवास, भोजन, पानी, दवाएं उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। सर्विसेज इन ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो जो सर्विस इन ई हेल्थ असिस्टेंस इन टेली कंसल्टेशन है, सेहत ओपीडी, ये लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी हैं इंडिया के। तो ये क्या है? तो ये फ़ोन पे जो है सो लोगों को सहायता मिलेगा। किन लोगों को सहायता मिलेगा? तो ये पोर्टल सशस्त्र बलों के लिए, सशस्त्र आर्म्ड फोर्सेस जो होंगे, आर्म्ड फोर्सेस के लिए टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान की जाएगी, यानी फ़ोन के द्वारा शुरू की जाएगी। इस सिलसिले में इससे पहले एक ई संजीवनी नामक पोर्टल लॉन्च किया गया था। ई संजीवनी, आपको याद होगा, हाल ही में ई संजीवनी प्लेटफॉर्म नामक इसी तरह का एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। ई संजीवनी टेली मेडिसिन का पहला घटक है। टेली मेडिसिन का पहला घटक ई संजीवनी था, ओपीडी था ये भी, और इस सर्विसेज इन ई हेल्थ ये भी एक ओपीडी है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर प्रिसाइडेड ओवर द 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो 74th वर्ल्ड हेल्थ, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 24 मई 2021 से लेकर के 1 जून 2021 तक आयोजित किया गया 2021 में, ये इसका नंबर क्या था? तो ये 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली था। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को जो अध्यक्षता किए हैं वो हमारे देश के जो स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, आप लोग जानते ही होंगे। ये जो है सो अभी WHO के कार्यकारी निदेशक भी हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को भी संबोधित किया है। WHO के जो 194 सदस्य देश हैं, WHO में जो 194 सदस्य देश हैं, ये सारे देश के जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, ये सारे के सारे उपस्थित होते हैं इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। इस हेल्थ असेंबली में उपस्थित होकर क्या करते हैं? तो विश्व में जो स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं हैं उस पर अपना नीति बनाते हैं, अपने प्लान को तैयार करते हैं। तो इस बार इसकी अध्यक्षता किए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने। WHO की स्थापना की अगर बात करें तो WHO का स्थापना हुआ था 1948 में। WHO का स्थापना हुआ था 1948 में, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो MV एक्सप्रेस पियरल कार्गो शिप इन डिस्कशन, ये न्यूज़ में क्यों है, चर्चा में क्यों है? तो सबसे पहले जान लीजिए, ये MV पियरल कार्गो शिप जो है ये गुजरात के हजीरा से लेकर के सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था, लेकिन कोलंबो में पहुंच करके इसमें ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये लोडेड होता है नाइट्रिक ऑक्साइड से। नाइट्रिक ऑक्साइड जो आप जानते हैं ये थोड़ा सा विस्फोटक होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के विस्फोटक होने की वजह से ये कोलंबो में विस्फोट हो जाता है। इसमें 7 दिनों तक आग लगी रहती है। इसके बाद भारत अपने 2 शिप को भेजता है इस आग को बुझाने के लिए। दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है वैभव और एक का नाम है वैभव, दूसरे का नाम है वज्र। 2 शिप को भेजता है भारत अपने तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बन के आता है, MV एक्सप्रेस पियरल कार्गो शिप ये किस देश का शिप है? तो ये शिप था सिंगापुर का। ये भी याद रखिएगा आप लोग। सिंगापुर के बारे में हमने आपको लास्ट डे में बताया था कि FDI के थ्रू सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया में किस कंट्री ने इन्वेस्ट किया है? तो सिंगापुर ने इन्वेस्ट किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो ND Jassy विल बी द नेक्स्ट CEO ऑफ अमेजन। ND Jassy कौन है? तो ND Jassy हैं जो आपने अमेजन वेब सर्विसेज का नाम सुना होगा। अमेजन वेब सर्विसेज को जो स्टार्ट किया था ND Jassy ने स्टार्ट किया था। ये अगले CEO होने वाले हैं अमेजन के। तो अभी करंट में CEO कौन है? करंट CEO है आपके जेफ बेजोस।
जेफ बेजोस आप लोग नाम सुने ही होंगे, निश्चित रूप से सुने होंगे। जेफ बेजोस अभी करंट सीईओ हैं अमेजन के। नॉट ओनली सीईओ, ये संस्थापक भी हैं सीईओ के। सीईओ के संस्थापक कौन है अगर आपसे ये पूछा जाए, सॉरी अमेजन के संस्थापक कौन है अगर आपसे ये पूछा जाए तो जेफ बेजोस हैं। अमेजन का स्थापना कब हुआ था तो 1994 में इसका स्थापना हुआ था, 5 जुलाई को हुआ था। 5 जुलाई 1994 को यह स्थापना हुआ था। और जेफ बेजोस जो हैं ये 5 जुलाई को ही ये अपना त्यागपत्र देने वाले हैं, यानी कि अपना इस्तीफा देने वाले हैं, अपना रेजिग्नेशन देने वाले हैं। किस पोस्ट से? सीईओ पोस्ट से। तो नए सीईओ का होना, फिर सिलेक्शन होना था, तो सिलेक्शन के रूप में किसका हुआ है? एनडी जेसी का हुआ है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। द टेन्यूर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ आईबी एंड रॉ हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर ऑन 26 मई 2021। तो सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग, आईबी को पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या बोलते हैं इसको? इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका सबसे पूरा नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। और जो रॉ है, रॉ का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो याद रखिएगा आईबी का क्या काम होता है? आईबी का काम होता है देश के अंदर जो भी विस्फोट या फिर जो भी तरह का हमलाएं होने की जो संभावना रहती है उस पर रोक लगाना, उन योजनाओं को विफल बनाना आईबी का काम होता है देश के अंदर का। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो रॉ है, भारत का खुफिया एजेंसी होता है, इसका क्या काम होता है? देश के बाहर जो देश के विरोध में गतिविधियाँ की जा रही होती है या देश के खिलाफ जो रणनीति बनाई जा रही होती है उसको कैंसिल करना, उसको खराब करना या देश को उससे अवगत कराना या उसको नाकाम करना, ये काम होता है रॉ का। अगर आपसे पूछा जाए करंट में रॉ के डायरेक्टर कौन है तो सामंत कुमार। अगर आईबी का डायरेक्टर पूछा जाए तो इन लोगों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया है 26 मई 2021 को। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो मध्य प्रदेश स्टार्टेड अंकुर योजना। तो अंकुर योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। साथ ही साथ उन्होंने एक ऐप को भी लॉन्च किया है, वायुदूत। तो ये सब क्या है समझते हैं। अंकुर योजना का एम क्या है? अंकुर योजना का एम क्या है? तो अंकुर योजना का एम है प्लांटेशन करना, यानी कि पेड़ लगाना। ये अंकुर योजना का काम है प्लांटेशन करके। इस ऐप को क्या काम है? वायुदूत का। तो जब आपने प्लांट लगाया, कोई सा भी ट्री लगाया, इसको आप एक फ़ोटो खींचिए। फ़ोटो खींचने के बाद इसको आप ऐप पे पोस्ट कर दीजिए, इस ऐप पे भेज दीजिए। और फिर कुछ दिनों बाद दोबारा उसी ट्री का फ़ोटो खींचिए और फिर से उसको उस ऐप पे भेज दीजिए। ये देखा जाएगा दोबारे वाले, ये फर्स्ट टाइम का फोटो है और ये सेकंड टाइम का फोटो है। सेकंड टाइम का फोटो इसलिए खींचा जा रहा है, देखा जा रहा है कि ये ट्री जो है कितना ग्रो किया। तो ये फोटो भेजने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऐप का नाम है वायुदूत। अगर आप इसमें विनर होते हैं, ये एक विनर को भी सिलेक्ट करेंगे, उनको अवार्ड देंगे। अवार्ड का नाम होगा प्राणवायु नाम से अवार्ड भी मिलेगा आप लोग को। तो अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आप बिल्कुल इस योजना का फ़ायदा उठाइए और प्लांटेशन कीजिए, फोटो भेजिए वायुदूत पे और प्राणवायु के हकदार बनिए। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो रिसेंटली सुंदरलाल बहुगुणा पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। तो आपको पता है सुंदरलाल बहुगुणा अभी 2-3 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है, इसके बारे में आप और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन किस राज्य से रिलेटेड है? तो उत्तराखंड। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से स्टेटेड है। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था 2009 में। सुंदरलाल बहुगुणा was awarded by पद्म विभूषण इन 2009। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा का जो निधन हुआ है किस आयु में हुआ है, किस उम्र में उनका डेथ हुआ है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो बर्नार्ड अर्नॉल्ट बिकम्स द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इन फोर्ब्स 2021। तो आपको पता है कि अभी फोर्ब्स का जो एक रिपोर्ट आया है फोर्ब्स 2021 के नाम से, मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से आया है। और इसमें जो है सो बर्नार्ड अर्नॉल्ट जो है ये वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन में आए हैं। मतलब नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कौन है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट। और अगर वही नंबर 2 की बात की जाए तो जेफ बेजोस, अभी हमने आपको बताया था, जो कि अमेजन के सीईओ भी हैं। तो ये 5 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा भी दे रहे हैं। तो जेफ बेजोस जो है तो दूसरे नंबर पे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बर्नार्ड अर्नॉल्ट कौन है? तो ये फ्रांस के एक बिजनेसमैन है। इसके कंपनी का क्या नाम है? इनकी कंपनी का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। इनकी कंपनी का नाम है LVMH। इनकी कंपनी का नाम है LVMH। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है 27 मई 2021 ऑब्जर्व्ड एज द 57th डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ये हमारे कंट्री के फर्स्ट पीएम थे। साथ ही साथ ये जो इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो हुआ था, फ्रीडम मूवमेंट की सबसे तो क्या कहिए, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही एक्टिव मेंबर थे ये। साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे, मतलब संविधान जो बन रहा था उसमें भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आपको पता है भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है यानी कि जो उद्देशिका है उसका, यानी कि उसका जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का जो आधार है, जो श्रेय है पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है।
पंडित नेहरू को ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को जब तीसरी बैठक हुई थी तो इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था उस सभा में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब ये था कि इन्होंने ये रखा था कि हमारा जो संविधान सभा बैठा है मीटिंग करने के लिए, ये आगे चल करके किन उद्देश्यों को पूरा करना चाहेगा, किस तरह से काम को करेगा, इस तरह बात की उन्होंने एक लिस्ट रखी थी जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से दिया गया था। हालांकि यह 13 दिसंबर को पास नहीं हुआ था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किस डेट में एक्सेप्ट किया गया था। तो यही जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वर्तमान में संविधान का प्रियम्बल भी है, तो इसका प्रियम्बल का जो श्रेय है पंडित नेहरू को ही जाता है। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर हो गया या फिर जो आपका हैदराबाद हो गया, तो इन सारे जो भारत में जो इन लोगों का जो विलय हुआ तो किस तरह से राजा हरि सिंह के साथ समझौता हुआ, तो इन सारी बातों का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है इन सारी चीज़ों में पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इनका जो है डेथ हो गया था 27 मई 1964 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो डेथ हुआ था 1964 में 27 मई को, और 2021 में हम लोगों ने इनके 57वां डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया है। और इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। इनका जन्म कब हुआ था तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। तो ये सारी बातें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान